हेलो वेलकम टू अकेडमिक्स गाइस। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले मिक्स्ड क्वेश्चन सीरीज को। गाइस जैसा आपको पता है कि मैंने आपके लिए चैप्टर 1 से चैप्टर 7 के जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो सभी अपलोड किए जा चुके हैं और गाइस प्लेलिस्ट में आप सभी चैप्टर के लिए अलग अलग वीडियोस को देख सकते हैं। अब गाइस जो इस वीडियो में आपके लिए आने वाला है वो आपके ऑल चैप्टर्स के मिक्स क्वेश्चन आने वाले हैं और हम देखेंगे कि भाई जो मिक्स क्वेश्चन है वो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस काफी न्यू क्वेश्चंस आपके सामने आने वाले हैं जिनमें हम वन बाय वन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइस हम वीडियो में सभी क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ चुका है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, कह रहा है व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ फ्रीली मूविंग बॉडी इट प्रोड्यूसेस। तो गाइस आपसे क्वेश्चन दिया गया है कि एक बॉडी है वो आपकी क्या है मूव कर रही है, तो उस केस में कौन सा ऑप्शन आपका क्या है करेक्ट होगा, ये आपको क्या है बताना है। तो देखिए आपसे कह रहा है कि फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो और बॉडी क्या है मूव कर रही है। आप खुद सोच के देखिए, यदि फोर्स अप्लाई करने पर बॉडी में मोशन आता है तो फिर क्या कंडीशन आपकी फॉलो कर सकती है। जैसे फर्स्ट आपको दिया सर्कुलर मोशन, ये बिल्कुल गलत आपका होगा। रोटेशनल बोल रहा है, ये भी आपका गलत होगा क्योंकि रोटेशन होता है आपका पिवोटेड पॉइंट के अबाउट। नेक्स्ट क्या है ट्रांसलेशन मोशन, तो गैस ये आपका ऑप्शन क्या है करेक्ट हो जाएगा। तो गाइस बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं। अब गाइस हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज अ टर्म। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज अ टर्म यूज्ड इन द रोटेशनल मोशन ऑफ बॉडी फॉर आर इज। तो आपसे पूछ रहा है कि भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो किस ऑप्शन में आपका क्या फॉलो करता है। तो गाइस मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी टॉर्क का, जिसमें आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज दी गई थी, तो वो चीज आपको समझना है। तो देखिए आप ऑप्शन को पढ़ लीजिए, डिस्टेंस बिटवीन पिवोट एंड फोर्स अप्लाइड, डिस्टेंस बिटवीन पिवोट एंड लाइन ऑफ एक्शन। तो गाइस आपको ये पॉइंट देखिए ध्यान रखना है, लाइन ऑफ एक्शन। तो गाइस मैंने आपको बताया था कि जो डिस्टेंस होती है वो आपकी लाइन ऑफ एक्शन से क्या ली जाती है। अब आपको दिया गया कि भाई लाइन ऑफ एक्शन से ली जानी है, तो फिर आपका ऑप्शन क्या होगा, ये आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका करेक्ट हो जाएगा। तो गाइस जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप यहां लाइन ऑफ एक्शन को बना सकते हैं। गाइस देखिए काफी क्वेश्चन आपके सामने देखिए कैसे आएंगे एमसीक्यू में। जब आप एमसीक्यू क्वेश्चन करोगे तो कई बार आप क्वेश्चन को जब पढ़ेंगे तो उसके आपको क्या ऑप्शन चेक करना है, ए बी सी एंड डी। अब आपको यह देखना है कि जो आपने पढ़ा हुआ था उससे कौन सा ऑप्शन आपका क्या रिलेट कर रहा है। अब गाइस जो भी ऑप्शन आपका रिलेट करेगा उस ऑप्शन को आप क्या कर देंगे टिक कर देंगे। तो गाइस जरूरी नहीं कि भाई जो आपका क्वेश्चन आए जो आपका सिर्फ पढ़ाया आएगा, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। तो गाइस आप अपने जब भी पेपर देने जाएंगे बोर्ड एग्जाम का तो उसमें चेक करेंगे कि भाई कौन सा ऑप्शन आपका क्या करेक्ट हो सकता है। जो आपने स्टडी किया है, जो भी आपने पढ़ा उसकी बेसिस पर आप क्या है अपने आंसर्स को क्या है देंगे। ये चीज आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। अब गाइस हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। आपसे कह रहा है रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड, ऑब्वियस सी बात है इसको आप पावर कहते हो। बस आप डायरेक्टली आंसर को क्या लगा दें, पावर लगा दीजिए। तो गाइस आप देख लीजिए किस ऑप्शन में आपका पावर दिया है। तो आप देख सकते हैं जो आपका ऑप्शन बी है इसमें आपका पावर क्या है गिवन है, तो ये आपका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देख क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है मूवमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क इज इक्वल टू। तो देखिए आपसे टॉर्क के बारे में बात कही जा रही है। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डेफिनेशन पर बेस्ड है और अगर आपको डेफिनेशन पता है डेफिनेटली आप इस आंसर को बहुत ही जल्दी कर पाएंगे। ऑप्शन पढ़ के देख लीजिए, आपसे कह रहा है फोर्स एंड डिस्टेंस का प्रोडक्ट होगा। नेक्स्ट आपसे कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो आपकी लाइन ऑफ एक्शन से ली जानी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसका प्रोडक्ट होगा। नेक्स्ट आपसे कह रहा है टर्निंग इफेक्ट एंड आपका फोर्स होगा। लास्ट आपसे कह रहा है मैक्सिमम फोर्स एंड इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवोट होगा। तो देखिए आपको भी मैंने बताया था कि जो आपकी लाइन ऑफ एक्शन होती है ये आपका देखिए इन्होंने गलत राइट कर दिया है, इसमें यहां पर आपका होगा लाइन ऑफ एक्शन। मैं आपको एक बार क्वेश्चन फिर से बता देता हूं, थोड़ा इन्होंने गलत टाइप कर दिया है तो गलत टाइपिंग की वजह से आपको थोड़ा क्वेश्चन हो सकता है डिस्टर्ब कर रहा हो। तो देखिए थोड़ा आप देख लीजिए, क्वेश्चन ये है यहां पर जो आपका ऑफलाइन लिखा है इस जगह आपका होगा लाइन। तो देखिए अभी आपको मैंने बताया था कि जो आपकी लाइन ऑफ एक्शन होता है
वहां से आपको क्या लेना होता है, डिस्टेंस लेना होता है। तो गाइस सिर्फ आपको लाइन ऑफ एक्शन, इस अगर पॉइंट को अगर आपको ध्यान है, ये पॉइंट आपको जो आपने थ्योरी पढ़ा था, तो थ्योरी मैंने इसीलिए आपको प्रॉपर वे में पढ़ाया है। थ्योरी में आपने पढ़ा था जो डिस्टेंस आपकी होती है वो लाइन ऑफ एक्शन से होती है, और उसी बेसिस से आप आंसर डायरेक्टली ऑप्शन नंबर बी क्या है लगा सकते हो। तो गाइस क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो आप आसानी से आइडेंटिफाई कर पाओगे यदि आपने थ्योरी को काफी अच्छे से पढ़ा होगा। तो गाइस अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपका। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका आ चुका है सामने। आपसे कह रहा है ऑन अ बॉडी, आपसे कह रहा है ऑन अ बॉडी, देखिए आपसे कह रहा है ऑन अ बॉडी पिवोटेड एट अ पॉइंट, मतलब एक बॉडी है जो किसी पॉइंट पे पिवोट की गई है। तो आपसे कह रहा है फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, और इस पर एक फोर्स लगाया जा रहा है फ्रॉम लेफ्ट, मतलब लेफ्ट से एक बॉडी पर आप फोर्स लगा रहे हो। तो कह रहा है कि इट विल प्रोड्यूस एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, क्लॉकवाइज मूवमेंट, या क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों होंगे, या फिर कोई भी नहीं होगा। तो देखिए सिंपल सी बात है कि एक आप बॉडी ले लो, मान लिया ये हमारे पास बॉडी है। अब आपसे कह रहा है कि आप क्या कर रहे हो, आप लेफ्ट साइड से फोर्स अप्लाई करो। तो आपको पता है कि जैसे अगर इस पोजीशन में खड़े हुए हैं अगर हम, तो आपको दिख रहा है कि भाई ये पोजीशन आपकी लेफ्ट है और ये पोजीशन आपकी राइट है। अगर ये आपकी लेफ्ट पोजीशन से यदि आप क्या है फोर्स अप्लाई करोगे, यदि आपने ये फोर्स लेफ्ट पोजीशन से अप्लाई किया तो क्या होगा, देखिए जब आप फोर्स ऐसे लेफ्ट से अप्लाई करोगे तो ये बॉडी ऐसे क्या करेगी, मूव करेगी। अगर ये बॉडी ऐसे मूव करेगी तो इसका मतलब मोशन क्या है आपका, ये है। और ये कैसा मोशन हो रहा है, आप देखिए ये क्लॉक के अपोजिट हो रहा है। यदि आपका क्लॉक के अपोजिट हो रहा है तो इसको आप क्या बोलते हो, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो गाइस ये जो आपका आंसर हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। अब आप अपने ऑप्शन को मैच कर लीजिए, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या है, मैच कर रहा है। तो ये आपका क्या फाइनल आंसर हो जाता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपसे देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है रोटेशनल मोशन इन अ बॉडी इज रिलेटेड विथ, मतलब जो आपका रोटेशनल मोशन है वो किससे रिलेटेड है। ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, टर्निंग इफेक्ट से रिलेटेड है, या फिर आपका एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑन अ पिवोटेड पॉइंट ऑफ द बॉडी से रिलेटेड है, या आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों से रिलेटेड है, या फिर आपका नन ऑफ दीज है। तो गाइस यहाँ पे आप बोथ 1 और 2 लिखा है, इसको आप बोथ ए एंड बी कर लीजिए, बोथ ए एंड बी कर लीजिए। तो गाइस आपका जो आंसर हो जाएगा, आप खुद सोच के देखिए भाई, टर्निंग इफेक्ट से रिलेटेड है, ऑब्वियस सी बात है। आपका एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड पिवोटेड पॉइंट से रिलेटेड है, तो इसका मतलब क्या दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। तो इसलिए जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट हो जाएगा। अब गाइस देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ वर्क डन बाय फोर्स इज, मतलब आपसे करेक्ट फॉर्मूला पूछ रहा है। तो देखिए आपको मैंने बताया था कि भाई जो फॉर्मूला होता है वो आपका W = FS cos थीटा होता है, ये आपने पढ़ा हुआ था। बस आप ऑप्शन मैच कर लो, किस में मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए में आपका मैच कर रहा है, तो आपका जो ऑप्शन ए है वो आपका करेक्ट क्या हो जाता है। अब गाइस देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपसे देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है इन अ बाइसिकल अ स्मॉल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट्स पेडल, मतलब आपके पास एक साइकिल है और आप पेडल पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो। तो गाइस काफी लोगों ने साइकिल चलाई होगी, और आप जब साइकिल को चलाते हो आप क्या करते हो, तो पैर से आप क्या करते हो, पेडल पे फोर्स लगाते हो। तो आपसे पूछ रहा है कौन सी जो कंडीशन है वो आपकी फॉलो करेगी। तो आपसे कह रहा है कि ये रियल व्हील को क्लॉकवाइज मूव करेगा, या फिर ये टर्न करेगा रियल व्हील को एंटी क्लॉकवाइज। देखिए रियर का मतलब देखिए क्या होता है, ये समझिए। रियर का मतलब होता है जो आपका पीछे वाला पहिया है वो कैसा घूमेगा, जब आप पैडल मारोगे तो पीछे वाला पहिया कैसे घूमेगा, आपसे ये पूछा। और आगे आपसे कह रहा है कि टू टर्न फ्रंट व्हील एंटी क्लॉकवाइज, या फिर टू टर्न व्हील क्लॉकवाइज। देखिए जब आप पैडल मारते हो तो देखिए क्या होता है, जब आप पैडल मारते हो तो पहली चीज तो कि रियर व्हील आपका क्या घूमता है। जैसे आपकी अगर साइकिल है, जैसे अगर हम ये बना लें साइकिल थोड़ा छोटा सा, जैसे ये आपकी साइकिल है, तो आपको पता है कि भाई आप यहाँ पर क्या है, जब पैडल मारोगे, जैसे अगर ये आपका पैडल लगा हुआ है, अगर कोई पर्सन यहाँ क्या बैठ जाता है इस तरीके से, अगर कोई पर्सन क्या यहाँ पे बैठ जाता है इस तरीके से,
तो ऑब्वियस सी बात है कि वो पैडल क्या करेगा, उसको इधर मारेगा, पैडल क्या करेगा, इधर मारेगा। तो यहाँ पर क्या होती है, चेन होती है, यहाँ पर चेन होती है, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये जो पीछे वाला व्हील होता है, ये जो आपका रेयर व्हील होता है, ये आपका क्या करेगा, मूव करेगा। अब कैसे मूव करेगा, आप खुद सोच कर देखो, इसको आप इधर पैडल मार रहे हो तो चेन किधर जाएगी, इधर जाएगी। अगर चेन इधर जाएगी तो कैसा जाने वाली है, आपकी एंटी क्लॉकवाइज जाने वाली है। तो पहिया कैसा घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या करेक्ट हो जाएगा। तो गाइस बहुत ही बेसिक एग्जांपल जो आपका रियल लाइफ में क्या काफी बार यूज होता है। अब हम देख लेते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है अ लॉन्ग हैंडल इज यूज्ड इन अ स्पैनर, मतलब जो आपका स्पैनर होता है उसमें काफी लॉन्ग हैंडल यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है ये आपसे पूछ रहा है। ऑब्वियस सी बात है क्यों यूज किया जाता है। आप ऑप्शन देखिए, आपसे कह रहा है मैक्सिमम टर्निंग इफेक्ट के लिए, या फिर अप्लाइंग लेस फोर्स के लिए, या फिर आपका मिनिमम टर्निंग इफेक्ट के लिए, या फिर आपका ए एंड वी के लिए। मतलब आपका मैक्सिमम टर्निंग के लिए बोल रहा है लास्ट वाले ऑप्शन, और आपसे बोल रहा है कि लेस फोर्स के लिए। देखो आप खुद सोच के देखो, आपके पास स्पैनर है और उसमें अगर लॉन्ग आपका हैंडल लगा हुआ तो आप क्या करोगे, ऑब्वियस सी बात है कि लॉन्ग हैंडल पे फोर्स क्या कम लगाना पड़ेगा। अगर फोर्स कम लगाना पड़ेगा तो जो आपका ऑप्शन भी है ये सही होगा। और उसमें जो आपका टर्निंग इफेक्ट है वो कैसा होगा, वो मैक्सिमम होगा। और टर्निंग इफेक्ट आपका मैक्सिमम होगा तो आपका ऑप्शन ए और बी क्या दोनों सही होंगे। और ए और बी दोनों सही किसमें दिए हैं, ऑप्शन नंबर डी में। तो आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे रोटेशनल मोशन की बात कर रहा है, इसको समझिए। आपसे कह रहा है फॉर रोटेशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस, मतलब एक बॉडी है जो इसकी एक्सिस के बाद रोटेट कर रही है। तो आपसे कह रहा है कौन सा इसमें सही होगा। आपसे कह रहा है अ फोर्स इज नीडेड टू अप्लाई ऑन द बॉडी। नेक्स्ट आपसे कह रहा है अ पेयर ऑफ फोर्स इज नीडेड टू अप्लाई ऑन द बॉडी। नेक्स्ट कह रहा है बोथ ए एंड वी, एंड लास्ट कह रहा है नन। अब आप खुद देखिए कि एक बॉडी अगर रोटेट कर रही है, अगर एक बॉडी इस तरीके से क्या है रोटेट कर रही है, तो आपको सोच करिए क्या होने वाला है। ऑब्वियस सी बात है कि जो आप पेयर ऑफ फोर्स है ये इसको नीड चाहिए अप्लाई ऑन द बॉडी। मतलब जब आप एक पेयर ऑफ फोर्स लगाओगे किसी बॉडी पे तभी आपका जो रोटेशन है वो क्या है अकर करेगा। तो गाइस ये आपके क्वेश्चन नंबर 10 हो जाते हैं। अब इसके बाद गाइस जो हमको नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करना है वो आपका क्वेश्चन नंबर 11। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। तो गाइस देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, देखिए क्या है। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है द वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इज, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन है वो क्या होने वाला है। आपसे कह रहा है पॉजिटिव होगा, आपसे कह रहा है नेगेटिव होगा, या फिर आपका जीरो होगा, या फिर आपका क्या है नन ऑफ दीज होगा। तो देखिए जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो हमेशा जो अप्लाइड फोर्स होता है उसके अपोजिट होता है। जैसे मान लीजिए ये आपका एक सरफेस है, ये आपका एक सरफेस है मान लीजिए। अब अगर इस सरफेस पर आप क्या है फोर्स इधर अप्लाई करोगे तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो आपके इसके रिवर्स डायरेक्शन में अप्लाई होगा, जिसको आप एफएस कहते हो। तो ये हमेशा आपका क्या होता है नेगेटिव फॉर्म में होता है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि भाई जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये आपका नेगेटिव होगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने देखिए आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ के देखिए। आपसे कह रहा है आ कैलोरी ऑफ हीट, मतलब 1 कैलोरी ऑफ हीट की बात कर रहा है और कह रहा है ये रेज कर देता है टेम्परेचर को ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब 1 कैलोरी हीट 1 ग्राम ऑफ वाटर के टेम्परेचर को रेज करता है। तो इसके लिए क्या होगा, 1 डिग्री सेल्सियस होगा टेम्परेचर, या 1 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, या 10 डिग्री सेल्सियस होगा, या फिर आपका नन ऑफ दीज होगा। तो गाइस जो आपकी डेफिनेशन है कैलोरी की उसमें आपने पढ़ा होगा कि 1 ग्राम का जो टेम्परेचर है वो अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करते हो तो जो आपका हीट रिक्वायर्ड होगा उसको आप कहते हो 1 कैलोरी। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए 1 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो बस इसके लिए क्या है जो आपकी डेफिनेशन है अगर आपने उसको अच्छे से पढ़ा है तो डेफिनेटली आप क्या इस आंसर को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने आ चुका है। आपसे कह रहा है
केमिकल एनर्जी चेंजेस टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉलोइंग डिवाइस। मतलब जो आपकी एनर्जी है वो क्या है, चेंज हो रही है। अब देखिए मेन पॉइंट ये है कि कौन सी एनर्जी कैसे चेंज हो रही है, इस चीज को समझिए। देखिए आपसे कह रहा है कि केमिकल को चेंज करना है, और किस में करना है, आपको इलेक्ट्रिकल में करना है। तो कौन सी डिवाइस आपकी यूज होगी, आयरन यूज होगा आपका, या आपका सेल यूज होगा, या आपका बायोगैस बर्नर होगा, या आपका सोलर सेल होगा। अब देखिए खुद देखिए केमिकल किस में होता है, किस चीज में केमिकल होता है, और उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाता है आपका इलेक्ट्रिकल में। खुद सोच के देखिए, देखिए आयरन है, क्या केमिकल है इसमें, नहीं है। सेल है, तो सेल में ऑब्वियसली बात है आपका क्या होता है, केमिकल होता है। तो इसकी जो केमिकल एनर्जी है वो आपकी कन्वर्ट किस में हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने आ चुका है। आपसे कह रहा है द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन अ बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन। मतलब इसमें पूछा कि किस पर डिपेंड नहीं करेगा। देखिए आपसे क्या है, जो टर्निंग इफेक्ट है वो किस पर डिपेंड नहीं करेगा। देखो आपने पढ़ा था कि जो टॉर्क होता है वो आपका होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये आपने पढ़ा था। तो जो आपके फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसके अकॉर्डिंग आप देखिए कि भाई फोर्स पे डिपेंड ये क्या है, करता है। नेक्स्ट देखिए साइज ऑफ द बॉडी, नेक्स्ट देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पर डिपेंड करता है। अब आपको ये देखना है क्या ये साइज ऑफ बॉडी पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है, और आपसे कह रहा है कि नॉट डिपेंड। तो गाइस जब मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी तो मैंने आपको क्लियर बताया था कि भाई ये जो टॉर्क होता है ये साइज पर डिपेंड क्या है, नहीं करता है। मतलब बॉडी का साइज कैसा भी हो, चाहे बॉडी छोटी हो, चाहे बॉडी बड़ी हो, या बॉडी बहुत ही ज्यादा बड़ी हो, लेकिन ये साइज पे डिपेंड नहीं करता। तो इसलिए जो आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें पूरा डज नॉट डिपेंड, तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा साइज ऑफ द बॉडी। मतलब टॉर्क आपका साइज ऑफ द बॉडी पर डिपेंड क्या है, नहीं करता है। तो ध्यान रखेंगे जो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा साइज ऑफ द बॉडी। मतलब ये साइज ऑफ द बॉडी पर ये डिपेंड क्या है, आपका नहीं करता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने आ चुका है, इसको देखिए ध्यान से देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कह रहा है इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब, मतलब अब बात कर रहा है आपसे इलेक्ट्रिक बल्ब की। कह रहा है द परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी। मतलब इलेक्ट्रिक बल्ब में जो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये आपका लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो ये कितना परसेंट कन्वर्ट होता है, 100% कन्वर्ट होता है, या लेस देन 100% कन्वर्ट होता है, या फिर मोर देन 100% कन्वर्ट होता है, या फिर नन ऑफ फॉलोइंग। तो देखिए आपने कई बार पढ़ा है, किसी भी डिवाइस की जो एक्यूरेसी होती है वो कभी 100% नहीं होती है। मतलब अगर आप किसी भी डिवाइस की अगर एफिशिएंसी की बात करेंगे, किसी भी डिवाइस की अगर आप एफिशिएंसी की बात करेंगे तो आइडियल कंडीशन को छोड़ के सभी कंडीशन में जो एफिशिएंसी है ये आपकी 100% नहीं होती है। मतलब कब होती है, सिर्फ आइडियल कंडीशन में आपकी जो एफिशिएंसी है वो सिर्फ 100% होती है, अदरवाइज 100% कभी भी नहीं होती है। और अगर एफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं होती है तो आपसे कह रहा है कि बल्ब की बात कर, तो ऑब्वियस सी बात है कि बल्ब में जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी कन्वर्ट होगी वो कभी भी 100% हो ही नहीं सकती। मतलब 100% से हमेशा कम होने वाली है। अगर 100% से कम होने वाली तो इसका मतलब जो आंसर है आपका लेस देन 100%, ये आपका क्या करेक्ट हो जाएगा। तो गाइस ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, ये ध्यान रखिएगा। जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं आपके एग्जाम में वो क्या ज्यादा आते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके डेली लाइफ से क्या काफी ज्यादा रिलेट करते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। देख क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कह रहा है जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है ये किस पर डिपेंड करता है। जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है किसी भी बॉडी का वो किस पर डिपेंड करता है। तो गाइस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप लिखो पहले तो 1/2 mv²। तो काइनेटिक एनर्जी K इक्वल टू आपका होता है 1/2 mv²। तो आप देखिए किस पर डिपेंड कर रहा है, m पर डिपेंड कर रहा है और v पर डिपेंड कर रहा है। तो देखिए आपसे कह रहा है कि किस पर डिपेंड कर रहा है, तो देखिए मास पर डिपेंड कर रहा है, स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी पर भी डिपेंड कर रहा है। तो जो आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन बी क्या है, दोनों सही हो गए। अब आपसे कह रहा है हाइट पर डिपेंड कर, तो भाई हाइट की कोई बात ही नहीं आती है, तो ये आपका गलत है। तो जो आपका ऑप्शन हो जाएगा तो ये ऑप्शन बोथ ए एंड बी वाला क्या करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये मास पर भी डिपेंड कर रहा है और स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी पर भी डिपेंड कर रहा है। तो गाइस ये आंसर आपका क्या करेक्ट हो जाता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17।
देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। आपसे कह रहा है अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग पजेसेस, मतलब एक आपके पास कंप्रेस्ड स्प्रिंग है तो वो क्या रिप्रेजेंट करती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है, या रोटेशनल को रिप्रेजेंट करता है, या फिर बोथ ए एंड बी को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए आपको बताया था मैंने, जो आपकी स्प्रिंग वाला केस होता है, जो आपका स्प्रिंग वाला केस होता है, उसमें जो आपकी एनर्जी होती है वो आपकी होती है पोटेंशियल एनर्जी। आपने कई बार पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है यू के लिए, वो कई बार आपने फाइंड किया है। तो गाइस जो आपका कंप्रेस्ड स्प्रिंग का केस होता है उसमें जो एनर्जी होती है वो आपकी होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो गाइस इसके लिए जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो पोटेंशियल एनर्जी वाला हो जाएगा। तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो गाइस ये आंसर आपका हो जाता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को आप ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन आपके सामने है। इसका हम आपको ऑप्शन बताता हूँ क्या आपका सही होने वाला है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, मैं आपको बताता हूँ कि भाई क्या इसका आंसर होगा। तो गाइस क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है अ बॉडी पिवोटेड एट अ पॉइंट कैन हैव, मतलब एक बॉडी पिवोट की गई है तो उसमें क्या हो सकता है, मतलब एक बॉडी है जिसको आपने पिवोट कर दिया तो उसमें क्या हो सकता है। अरे ऑब्वियस सी बात है, जब पिवोट का कंडीशन आता है तो हम किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं हमेशा रोटेशनल मोशन की। तो ऑप्शन को पहले देखते हैं भाई क्या दिया गया ऑप्शन। तो आपसे कह रहा है बॉडी पिवोटेड एट अ पॉइंट कैन हैव लिनियर मोशन, रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन, नन ऑफ दिस। अभी मैंने आपको बताया भाई जब भी पिवोटेड पॉइंट की बात आती है, जब भी आपकी पिवोटेड पॉइंट की बात आती है तो आपको मैंने बताया था कि भाई जो टर्म आपका यूज होता है वो आपका होता है रोटेशनल मोशन। जो आपका टर्म यूज होता है वो आपका हमेशा यूज होता है रोटेशनल मोशन। तो गाइस ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनमें आप डायरेक्टली सिर्फ टर्म को देख के आंसर दे सकते हैं। पिवोटेड पॉइंट बोल दे, बिना कुछ सोचे रोटेशनल मोशन आंसर लगाओ। गाइस ये आपका आंसर हमेशा सही होगा। आपने अभी तक जितने क्वेश्चन देखे होंगे सभी में ये कंडीशन आपकी क्या फॉलो कर रही है। तो देखिए किसमें दिया रोटेशनल मोशन, तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर बी है ये आपका क्या करेक्ट हो जाता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। देखिए आपसे क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है नेट फोर्स ऑन अ कपल इज, जो नेट फोर्स है कपल पर क्या होगा। अरे ऑब्वियस सी बात है, आपने कई बार पढ़ा है कि कपल देखिए क्या होता है। देखिए आपने पढ़ा था कि भाई कि जब आपका कपल होता है तो आपका एक फोर्स इधर लगता है और एक फोर्स इधर लगता है, इधर आपका पॉइंट ओ होता है। ये आपने पढ़ा हुआ था कि भाई जब आपका कपल वाली कंडीशन होती है तो फोर्स आपके एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब आपसे कह रहा है कि भाई नेट फोर्स, आप खुद सोच के देखो, एक क्लॉकवाइज लग रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, एक अपवर्ड लग रहा है, एक डाउनवर्ड लग रहा है, तो ऑब्वियस है कि जो नेट फोर्स आपका क्या हो जाएगा भाई, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो नेट फोर्स आपका क्या आ जाएगा, अरे जीरो आ जाएगा। तो बस आप आंसर देख लो कौन सा जीरो हो रहा है। तो भाई जीरो देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया, तो ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाता है। अब देख लेते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने आ चुका है, पढ़ लीजिए। आपसे कह रहा है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अ फ्रीलिंग फॉलिंग बॉडी इज, मतलब जो ग्रेविटेशन फोर्स है उसकी वजह से जो आपका वर्क डन हो रहा है वो कैसा होने वाला, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जीरो होगा, या नन ऑफ दीज होगा। तो देखिए कैसे करेंगे इसको भी देखिए आप ध्यान से। गाइस ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो आपसे कह रहा है कि वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो और नन ऑफ दीज। तो गाइस आपको जो ग्रेविटेशनल फोर्स बताया गया था, जो आपको ग्रेविटेशनल फोर्स बताया गया था वो आपको क्या बताया गया था गाइस, ये आपको बताया गया था कि भाई जो आपका ये जो फोर्स होता है ये आपका पॉजिटिव इन नेचर होता है, ये आपका पॉजिटिव इन नेचर होता है। गाइस यदि आपका पॉजिटिव इन नेचर होता है तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो फोर्स है ये आपका पॉजिटिव होगा। तो गाइस ये जो फोर्स है ये आपका पॉजिटिव होगा, तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो गाइस ये आपके जो 20 क्वेश्चन है ये आपके हो चुके हैं। अब गाइस इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 21। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21। देखिए इसको देख लेते हैं कैसे करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से पढ़िए। देखिए क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। आपसे कह रहा है फॉर टर्निंग ऑफ स्टीयरिंग व्हील, गाइस यहां पे आपका व्हील होगा WH,
EEL, यहाँ पर आपका व्हील होगा। आपसे कह रहा है फॉर टर्निंग ऑफ स्टीयरिंग व्हील ऑफ अ कार आ फोर्स इज अप्लाइड, मतलब एक आपके पास कार है, उसमें आपका स्टीयरिंग व्हील है, इस पर आपने क्या है फोर्स अप्लाई किया है, एफ किया हुआ है। तो आपसे कह रहा है कि भाई कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आपसे कह रहा है फोर्स इज अप्लाइड एट सेंटर ऑफ इट्स रिम। नेक्स्ट आपसे कह रहा है बोथ फ्रॉम राइट एंड लेफ्ट टुवर्ड रिम। नेक्स्ट कह रहा है अवे फ्रॉम द रिम नॉर्मल टू द एक्सिस। एंड नेक्स्ट आप किससे कह रहा है टेंजेंशियल ऑन द रिम। अब देखिए जब आप स्टीयरिंग को घुमाते हो, देखिए जब आप स्टीयरिंग को घुमाओगे आप क्या करते हो, जब भी आप स्टीयरिंग को घुमाते हो तो इस तरीके से आप क्या है घुमाते हो, मतलब जब स्टीयरिंग व्हील जो होती है उसको आप इस तरीके से पकड़ते हो। तो ये क्या हो रहा है, ये आप यहाँ देखेंगे अगर इस पॉइंट पे जहाँ से आप घुमाना शुरू करते हो तो ये आपका एज अ टेंजेंट क्या है वर्क करता है, एज अ टेंजेंट क्या है वर्क करता है। अब गाइस जिन लोगों को नहीं पता भाई टेंजेंट क्या होता है उनको मैं बताना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए ये आपका एक सर्किल है। अब अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपकी जो लाइन ड्रॉ की जाती है उसको आप कहते हैं टेंजेंट, मतलब वो किसी अदर पॉइंट पर टच नहीं करती है। तो गाइस जो आपका फोर्स अप्लाई होता है स्टीयरिंग व्हील के केस में वो कैसा हो रहा है, टेंजेंट के फॉर्म में हो रहा है। अगर ये फोर्स आपका टेंजेंट के फॉर्म में हो रहा है तो आंसर आपका कौन सा होगा, टेंजेंशियली वाला होगा। तो देखिए टेंजेंशियली यहाँ पे लिखा हुआ है टेंजेंशियली ऑन द रिम, तो जो आपका ऑप्शन है वो डी वाला क्या है करेक्ट हो जाएगा। तो गाइस इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 21 को क्या कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने आ चुका है। देखिए क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज इक्विलिब्रियम, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज इक्विलिब्रियम। गाइस यहां पे कुछ एरर है आपकी, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम इज, यहां पर आपका इन होगा। इस बार टाइपराइटर ने बहुत ज्यादा मिस्टेक कर दी है इसमें, देख लेते हैं यहां पर क्या होगा, आपका इन होगा। आपसे कह रहा है एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम इज, आपसे कह रहा है मैक्सिमम होगा एक्सेलरेशन इक्विलिब्रियम कंडीशन में, या फिर जीरो होगा, या आपका मिनिमम होगा, या आपका नन ऑफ दीज होगा। देखिए आपसे बात कह रहा है इक्विलिब्रियम कंडीशन में। अब आप खुद सोच के देखिए, अगर आपसे कंडीशन इक्विलिब्रियम की कह रहा है और आपसे एक्सेलरेशन की बात कर रहा है तो इस कंडीशन में जो आपका एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा वो जीरो फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो आपका क्या करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे कह रहा है पुशिंग अ बॉल इज एन एग्जांपल ऑफ, मतलब एक बॉल है उसको आप पुश कर रहे हो। जैसे मान लो ये आपका बॉल है, इसको आप क्या करो पुश कर रहे हो, तो पुश करने पर क्या होगा आप खुद सोच के देखो कि भाई एक अगर आपके पास ये बॉल है, सपोज करो ये आपके पास एक ये बॉल है, अब इस पर कोई पर्सन आता है यहां पर खड़ा होता है, अब ये क्या करेगा फोर्स लगाएगा, क्या करेगा ये फोर्स एफ लगाएगा, फोर्स एफ लगाएगा, लेकिन क्या इसके पास इतनी ताकत होगी, इतनी इसके पास पावर होगी कि ये इसको शिफ्ट कर पाए, ये कभी भी शिफ्ट नहीं होने वाली है बॉल। अगर ये बॉडी शिफ्ट नहीं होगी तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो वर्क डन क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर आपको फोर्स, अगर आपका जो वर्क है अगर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होगा तो फिर आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, फोर्स इनटू जीरो। तो जो फाइनल आंसर आपका वर्क डन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अगर आप वॉल को पुश कर रहे हो तो वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। तो उस केस में देखिए वर्क डन क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। तो आपका लिखा है जीरो वर्क, तो ये जो आपका आंसर है जीरो वर्क वाला, ये आपका क्या करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 24 को आप चेक कीजिए, देखिए क्या इसका आंसर होने वाला है। तो गाइस ये जो आपका क्वेश्चन है 24 को आप पढ़िए। अब गाइस हम डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है आप फिजिकल बैलेंस वर्क ऑन, मतलब जो आपका फिजिकल बैलेंस है वो किस पर वर्क करता है। आपसे कह रहा है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वर्क करता है, या आपका प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स पे वर्क करता है, या फिर आपका प्रिंसिपल ऑफ कैलोमेट्रिक पे वर्क करता है, या आपका नन ऑफ दिस पे वर्क करता है। गाइस देखिए जब भी इस टाइप के आपके क्वेश्चन आएंगे तो देखिए इसको आप क्या करेंगे, ऑप्शन के बेसिस पे करेंगे।
देखिए कैसे करेंगे वो आप समझेंगे। जैसे सपोज करिए इसका आंसर आपको नहीं पता है, सपोज करिए आपको आंसर नहीं पता है। अब आपको पता है कि भाई सेमेस्टर फर्स्ट जो आपका है उसमें आपको आपका सिलेबस भी पता है कि भाई सेमेस्टर फर्स्ट में जो आपके क्वेश्चन आने वाले हैं वो सिर्फ आपके सिलेबस से आने वाले, उसके अलावा आपके नहीं जाने वाला है। तो अगर आप देखें प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्रिक, तो ये कैलोरीमेट्रिक हमारे अभी सिलेबस का पार्ट ही नहीं है, तो फिर ये गलत ऑटोमेटिक होगा बिना कुछ किए। अब आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आपने देखिए चैप्टर पढ़ा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, कहीं बात नहीं कर रहा है, कहीं इस पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं है आपके। नेक्स्ट आपसे कह रहा है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, आपने जो भी चैप्टर में पढ़ा था फोर्स वाले में उसमें आपने सब कुछ मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा था। तो गाइस बिना सोचे आप अगर आप ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो गाइस कुछ क्वेश्चंस आप जब एग्जाम में करेंगे तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शंस को यदि आप चेक करेंगे और ऑप्शंस के बेसिस पे करेंगे तो आप आंसर को क्या बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप इस आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है स्टोन मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, मतलब एक आपके पास स्टोन है और वो आपका सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। तो कोई बात नहीं, आप एक स्टोन ले लो, आप एक स्टोन ले लो और उसको क्या कर लो सर्कुलर पाथ में मूव करा लो। फिर आज से कह रहा है शोइंग यूनिफॉर्म स्पीड इज अंडर, मतलब इसमें जो स्पीड है वो कैसी है, यूनिफॉर्म है। तो ध्यान रखना है जो इसमें स्पीड है वो कैसी है, आपकी यूनिफॉर्म है। तो आपसे कह रहा है कि कौन सी कंडीशन फॉलो करेगी, स्टैटिक इक्विलिब्रियम होगा या डायनामिक इक्विलिब्रियम होगा या आपका स्टैटिक डायनामिक दोनों होगा या फिर आपका कोई भी नहीं होगा। तो देखिए आप खुद सोच के देखो, अगर बॉडी में स्पीड है, अगर बॉडी मोशन कर रही है, अगर बॉडी में मोशन है तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि भाई स्टैटिक तो नहीं हो सकता, स्टैटिक तो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या है, बचा हुआ ऑप्शन आपका डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो फिर जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका डायनामिक इक्विलिब्रियम हो जाएगा। अब गाइस देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए आपसे क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ हॉलो कोन ऑफ हाइट h इट्स वर्टेक्स वेयर द वैल्यू ऑफ एज। तो गाइस ये क्वेश्चन कुछ इनकम्प्लीट सा लग रहा है। गाइस एक बार फिर से पढ़ते हैं, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ हॉलो कोन ऑफ हाइट h इट्स वर्टेक्स फ्रॉम वैल्यू ऑफ एज। देखिए आपसे क्वेश्चन ये कहा है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है हॉलो कोन के लिए ये आपको बताना है, और आपसे ये कह रहा है कि जो वर्टेक्स से जो आपकी हाइट है वो आपकी h है। अगर वर्टेक्स से हाइट h है तो उस केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर एग्जिस्ट करेगा। तो गाइस यदि आपका हॉलो कोन की बात करता है, ध्यान से देख लीजिए, यदि आपसे हॉलो कोन की बात करता है तो इस केस में जो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है ये आपका 2h/3 पोजीशन पे होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और गाइस ये क्वेश्चन आपको बताया भी गया था। तो गाइस इसका जो आंसर आपका हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2h/3। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। देख लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 27 क्या है। तो गाइस इसको आप बहुत थोड़ा ध्यान से पढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है इफ अ हैंडल ऑफ अ डोर, मतलब एक आपका डोर दिया गया है और उसमें हैंडल लगाया गया है। आपसे कह रहा है इज कनेक्टेड इन मिडिल ऑफ द डोर, मतलब जो आपका हैंडल है जो दरवाजे में लगाया जाता है वो डोर के मिडिल में लगाया जाता है। देन तो फिर क्या आपका होने वाला है। तो देखिए आपसे कह रहा है कि भाई जो कंडीशन है वो आपकी कौन सी फॉलो होने वाली है। आपसे कह रहा है टर्निंग इफेक्ट ऑफ डोर विल बी लार्ज, मतलब जो टर्निंग इफेक्ट है डोर का वो लार्ज होगा। नेक्स्ट आपसे कह रहा है जो पहला आपसे कह रहा था कि भाई जो टर्निंग इफेक्ट है डोर का वो क्या लार्ज होगा। नेक्स्ट आपसे कह रहा है लेस फोर्स आपका लगाना पड़ेगा ग्रेटर टर्निंग इफेक्ट के लिए। फिर आपसे कह रहा है मोर फोर्स लगाना पड़ेगा ग्रेटर टर्निंग इफेक्ट के लिए, या फिर आपसे कह रहा है सभी के सभी आपके क्या करेक्ट है। तो देखिए आपको कह रहा है कि भाई जो हैंडल आप लगा रहे हो, जो आप हैंडल लगा रहे हो वो आप लगा रहे हो मिडिल में। क्या आपने ऐसा देखा है भाई मिडिल में हैंडल नहीं लगाते हैं। आपने ये देखा होगा कि भाई जो हैंडल लगाया जाता है डोर में वो मिडिल में नहीं लगाते हैं, वो हम एक साइड में लगाते हैं।
तो गाइस साइड में क्यों लगाते हैं, जिससे कि हमको क्या है कम फोर्स लगाना पड़े और दरवाजा इजीली क्या खुल जाए। लेकिन यहाँ पर ये गलत कर रहा है, ये क्या कर रहा है, हैंडल को मिडिल में लगा रहा है। और पूछा तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है कि ज्यादा फोर्स क्या लगाना पड़ेगा। अगर ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा तो आपका जो ऑप्शन है मोर फोर्स विल बी अप नीडेड, तो ये जो आपका मोर फोर्स वाला ऑप्शन है ये आपका क्या करेक्ट हो जाएगा। तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है ये आपका क्या करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे जो आपका डोर होता है उसमें आपको कभी भी मिडिल में नहीं लगाना है।